विधिवत रूप से सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है वो हमें आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है वो वर्ण विचार है। वर्ण विचार में दो बातें हैं। एक तो वर्णों का प्रकार यानी स्वर और व्यंजन का प्रकार। पाठ्यक्रम देखा है ना आपने? पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले वो लिख रखा है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में आगे लिख रखा है स्वर व व्यंजन के प्रकार और उच्चारण स्थान। तो प्रकार के रूप में हमें स्वर के प्रकार अलग पढ़ेंगे और व्यंजन के प्रकार अलग पढ़ेंगे। व्यंजन के प्रकार हैं वो तो हमारे पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन स्वर के कुछ प्रकार ऐसे हैं जो शायद हमने अब तक नहीं पढ़े होंगे। इसमें हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पहले के प्रश्न जो अगर हम देखें सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं या अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उनमें से प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे अग्र स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, या फिर समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, हर्ष और दीर्घ है वो तो हमारे पढ़े हुए हैं। उनमें से प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस हैं वो इस परीक्षा में नहीं होते। जैसे कॉमन परीक्षा होती है ना, जैसे पटवार एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है, या ग्राम विकास अधिकारी है उसमें पहले भी, ग्राम सेवक की एग्जाम है उसमें भी प्रश्न है वो आए हुए हैं, रीट में भी प्रश्न है वो पूछे हुए हैं। लेकिन ये भेद के रूप में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बताते तो ये हैं कि जैसे स्वर है उसका अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो 5 आधार होते हैं, लेकिन वो आधार कौन से होते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि स्वर किसे कहते हैं या फिर व्यंजन किसे कहते हैं। इन बातों पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारी परीक्षा है वो पूर्णतः तथ्यात्मक है। 4 विकल्प देंगे, इसका मतलब हमें तथ्यों को खोजना है कि तथ्य है वो तथ्य के रूप में, परिभाषा के रूप में नहीं। सबसे पहले वर्ण व्याकरण है, उसके हम 3 भाग कर सकते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट में हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट आपके है वर्ण विचार। तो ये देखिए आप वर्ण विचार। वर्ण विचार पहले हम चर्चा करेंगे वर्ण पर। वर्ण किसे कहते हैं? आपने तीसरी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे मुख से जो अखंड ध्वनि निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। दोनों में वैसे अंतर करते हैं कि वर्ण और अक्षर में अंतर होता है, लेकिन वो अंतर हमें कोई खास लगता नहीं है, क्योंकि हिंदी में वर्ण को ही क्या कह देते हैं? अक्षर कह देते हैं। वहां अक्षर का मतलब है अक्षर, यानी जिसका क्षरण नहीं होता हो, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं होते हो, जिसका यानी ऐसी ध्वनि जिसका खंड नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। फिर ये इन्होंने अलग अलग अपने विचार दे दिए। अक्षर है उसको इंग्लिश में सिलेबल का रूप दे दिया गया कि जैसे एक ही श्वास आघात में हम जो भी उच्चरित करते हैं या बोलते हैं उसको अक्षर कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा राम, तो एक सांस में बोला मैंने, एक झटके में बोला, या काम श्याम, ऐसा कुछ व्याकरण है वो लिखते हैं, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें टू दी पॉइंट बात करनी है कि इस पर प्रश्न कैसे आएंगे वो हमें देखने हैं। तो ये देखिए कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हर कोई ध्वनि है वो वर्ण नहीं है। ध्वनि तो जैसे हम पढ़ रहे हैं बाहर से गाड़ी की आवाज आ रही है, तो वो भी ध्वनि तो है ही, लेकिन वो वर्ण ध्वनि नहीं है। भाषा से ही इसका संबंध होता है, भाषा का संबंध मानव से होता है। तो हम इसकी एक समुचित परिभाषा है वो कर सकते हैं, और वो आप लिख लो। बस एक ही परिभाषा लिखनी है आपको।
इसमें लिख लो मानव मुख, मानव मुख से मानव मुख से निसृत, निसृत मानी निकली हुई, मानव मुख से निसृत वह अखंड ध्वनि, वह अखंड ध्वनि जिसका लिपि चिन्ह भी हो, लिपि चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखेंगे, है आधा और न पूरा, ऐसा मानव मुख से निसृत वह अखंड ध्वनि जिसका लिपि चिन्ह उपलब्ध हो, उपलब्ध हो वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। मानव मुख से निसृत वह अखंड ध्वनि जिसका लिपि चिन्ह उपलब्ध हो वर्ण कहलाती है। हर कोई ध्वनि है उसको वर्ण नहीं कहते, बल्कि उसका लिपि चिन्ह होना चाहिए। फिर दूसरे प्रकार से भी इसके बारे में चर्चा करते हैं, वो भी लिख लो। ध्वनि, ध्वनि का नी छोटी लिखें, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है। अब हमें प्रश्न करना है विकल्पों में, तथ्यों में करना है, तो आप वर्ण के बारे में इसकी विशेषता के रूप में 3-4 बातें लिख लो। तो इसमें आप लिख लो वर्ण, वर्ण की विशेषताएं, वर्ण की विशेषताएं, वर्ण की विशेषताएं। पहली विशेषता है वर्ण अखंड होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वो अंतर हमें नहीं करना डेप्थ वाला कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, वो नहीं लेना आपको, हमें वर्ण से ही मतलब है, वर्ण ही ध्यान में रखना है। दूसरी बात लिख लो वर्ण अखंड होता है, इसका क्या मतलब है कि वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं होते। जैसे मैं कहूंगा ए, तो ए के टुकड़े नहीं होते, या फिर मैं कहूं ओ, तो इसके भी टुकड़े नहीं होते। इसके टुकड़े तो हमने कर रखे हैं ध्वनि के रूप में, बोलने में तो टुकड़े होते ही नहीं, बोलने में टुकड़े थोड़ी करके बोलोगे आप, भाई आपने संधि सीख रखी है, और अपन तो संधिया वाला गिन, तो संधिया वाला गिन है कि ओ का तो टुकड़ा हो मैं, हाँ, कि ए के बाद में या आ के बाद में ऊ आता है तो ओ बनता है, तो ए ऊ ऐसे थोड़ी बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, ओ ही बोलेंगे। तो यहां मतलब बोलने से, तो ओ है वो भी क्या है, वर्ण है, औ भी वर्ण है, ये सभी वर्ण है, बस व्यंजन का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता। हाँ, तो वो ही ठीक है, इसका मतलब वो तो वर्ण है ही, उसके तो टुकड़े होने का मतलब ही नहीं है। जैसे क या ख, तो ये क्या है, ये भी वर्ण है। अब ये ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वो हमें बाद में ले रहे हैं। फिलहाल विशेषता में देखो प्रश्न है वो क्या आएगा कि वर्ण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है या फिर संगत है। वहां वर्ण के बारे में आपको जो 3-4 बातें हैं वो मालूम होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई, वर्ण अखंड होता है, अर्थात वर्ण के टुकड़े नहीं होते, वर्ण को टुकड़ों में उच्चरित नहीं किया जाता, यानी टुकड़ों में नहीं बोलेंगे हम। राम जो शब्द है उसको टुकड़ों में बोल सकते हैं, जैसे पहले हमने रा बोल दिया फिर मैं बोल दिया, लेकिन इसके टुकड़े हैं वो नहीं हो सकते,
इसका मतलब वो वर्ण अखंडनीय होता है, यानी इसके खंड नहीं होते। अब वो एंगल आपको देखना है कि वर्ण अखंड होता है, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि वर्ण के खंड नहीं होते। बात तो एक ही है, हाँ और ना वाला आपको दोनों ध्यान में रखना है। तो ये पहली विशेषता है वर्ण की। दूसरी बात लिख लो आप, वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम ऐसे लिखोगे, हाँ ज्यादा श्रृंगार गुणकरण नहीं करते है। हाँ वो जो लघुत्तम है वो घ में ऊ की मात्रा बढ़ी आती है, हाँ वो गणित वाला लघुत्तम है जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं ना, हाँ तो वो अलग है। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। इकाई लिख लिया क्या आपने, सही लिखा क्या? ये देखो आप, पहला ई है वो, हाँ ये छोटी और बाद वाली बड़ी। बहुवचन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हाँ बाद वाली भी छोटी हो जाएगी। तो वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, लघुत्तम इकाई है। हो गया। तीसरी बात लिख लो, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। फिर अगली बात लिख लो, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होती है। वर्ण दो प्रकार के होती है। वर्णों के प्रकार कितने हैं? ये वर्ण के बारे में हो गया। ये एक कंफ्यूजन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या फिर वर्ण है। हमें वर्ण ही पढ़ना है, क्योंकि हम जो है ना वो लिखित भाषा है वो ही पढ़ रहे हैं, तो हमें वर्ण करना है। अगर मान लीजिए विकल्प में वर्ण नहीं है तो हम क्या कर देंगे, ध्वनि कर देंगे। दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक है वो पूरा कब बनता है, जब इसमें ये लिखा हुआ हो वर्ण ध्वनि। ये दोनों एक ही होती है, वर्ण ध्वनि, यानी हर कोई ध्वनि नहीं बल्कि वर्ण ध्वनि। तो ये तो इसके बारे में, वर्ण के बारे में ये बात होगी, ठीक है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। फिर आगे आप लिख लो, ये दो प्रकार कौन से होते हैं। अब आगे हम लिखेंगे और लिखो आप, स्वर व व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। इससे पहले और फिर उससे भी पहले एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें एक कॉलेज लेक्चरर नाम था पोस्ट का, उसमें प्रश्न आया था कि हिंदी में ध्वनियां मुख्यतः होती हैं कितने प्रकार की, ये प्रश्न पूछा हुआ है। दो प्रकार की, तीन प्रकार की, चलो ये प्रश्न लिख लो। ये वर्ण की विशेषता पूरी होगी, इतना ही ध्यान रखना आपको। और इसमें आप लिख लो, हिंदी में मूलतः ध्वनियों के प्रकार होते हैं। मूलतः ध्वनियों के प्रकार होते हैं। पहला विकल्प लिखो, दो,
दूसरा विकल्प 3, तीसरा विकल्प 4 और चौथा विकल्प 5। 2, 3, 4, 5। ये प्रश्न क्या था? मूलतः ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? तो होती हैं, ये देखिए। अब एक मैडम थी, तो उसने आकर के पेपर चेक करवाया मेरे से, और पहला ही प्रश्न था। तो मैंने कहा पहले ही प्रश्न गलत कर दियो। बोले क्या? वो 2 ही प्रकारों हैं। बोल 2 कौन सा है? वो स्वर और व्यंजन। सीधा ही देखो, प्रश्न में अंतर आ गया ना। अगर ये पूछ लेते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ध्वनियां भी 2 प्रकार की होती हैं। इसका मतलब वर्ण और ध्वनि में एग्जैक्टली कोई अंतर नहीं है। ध्वनि का संबंध बोलने से है, जबकि वर्ण का संबंध लिखने से। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये अब 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन। तो मैडम ने क्या कहा पता है आपको? मैडम ने कहा कि मैं सोची कि अति बड़ी परीक्षा है जनाब, 2 ही तो प्रकार के होता होगा। तो परीक्षा में कोई वो नहीं है कि भाई ये बड़ी परीक्षा है या छोटी परीक्षा है। तो ध्वनियां 2 ही प्रकार की होती हैं, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। ये 2 ही प्रकार इसके होते हैं। फिर आगे लिखो, अगला प्रश्न लिख लो। क्योंकि प्रश्नोत्तरी ज्यादा हमें करने हैं। भाषा के मुख्यतः प्रकार होते हैं। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड भी है। भाषा के मुख्यतः प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्यतः प्रकार, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे और क्या है इसमें, होते हैं। विकल्प लिख लो 2, क्योंकि एक तो प्रकार हो ही गुणिक, या एक भी हो सके है। एक प्रकार तो अपना ही है, बस हम खुद है ना वो एक प्रकार के ही है, बाकी सबके प्रकार होते हैं। दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा 5। ये देखिए आप, तो कितने प्रकार होंगे? भाषा के भी मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। एक तीसरा और लेते हैं कि सांकेतिक भाषा लेते हैं ना, वो प्रकार नहीं लेना है हमें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सांकेतिक है, वो संकेत ही होते हैं, वो कोई भाषा नहीं होती, बल्कि भाषा के 2 ही रूप होते हैं। ये तो बनाने के लिए ऐसे ही कि तीसरा सांकेतिक प्रकार बना दिया, तो ये नहीं है, बल्कि 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो मौखिक और एक लिखित, ये 2 प्रकार है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2 हो गया। अब आगे लिख लो। अब भाषा के 2 प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार। भाषा के 2 प्रकार। पहला लिख लो मौखिक। ये मौखिक प्रकार है, यहां पे डैश लगा के इसमें लिख लें प्रधान। मौखिक प्रकार को ही प्रधान प्रकार कहा जाता है। यानी भाषा का प्रधान रूप है वो कौन सा है? ये भाषा के 2 प्रकार। वैसे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? भाषा के 2 रूप है। ये प्रकार भी नहीं, बल्कि क्या होते हैं? 2 रूप होते हैं। ये मान लो आप, कोई सा भी है, किसी भी एंगल में प्रकार तो ही गए, रूप अलग अलग हैं तो प्रकार स्वतः ही हो गए। 2 रूप हैं, ये प्रधान रूप है। ये प्रधान रूप ही नहीं है, इसमें आगे भी आपको लिखना है कि
ये मौखिक रूप है, वो ही मूल रूप है, यही पुराना रूप है। यानी भाषा पहले बोली जाती है, उसके बाद में लिखी जाती है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि मौखिक रूप है उसको ही क्या कहते हैं, प्रधान रूप कहते हैं, और उसका ही दूसरा नाम क्या है, मूल रूप है, यही प्राचीन रूप है। दूसरा लिख लो, लिखित रूप। लिखित रूप, लिखित रूप, ये भाषा का गौण रूप है, अप्रधान गौण रूप है। ये बाद का रूप है और इसका एक काम है, भाषा को स्थायित्व प्रदान करना, भाषा को स्थायित्व प्रदान करना, यानी स्थायित्व प्रदान करने वाला रूप है, स्थायित्व प्रदान करने वाला रूप है। ये दो रूप हो गए, ठीक है। कई बार क्या है कि प्रश्न में थोड़ा उसको और स्पेसिफाई कर देते हैं, तो आगे आप लिख लो। ये इकाइयों के बारे में कोई भी प्रश्न आए तो आपको ये करना है। और अब आप लिख लो, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी लघुत्तम, सबसे छोटी इकाई। तो ये तो आपको करना है वर्ण, वर्ण नहीं आए तो ही ध्वनि करना है, ठीक है। दूसरा देखो, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। इसका उत्तर क्या करना है, शब्द करना है। तीसरी बात लिख लो, भाषा की भाषा की पूर्ण इकाई है या सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, पूर्ण इकाई है वाक्य। पूर्ण इकाई क्या है, वाक्य। इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं वो भी लिख लो। कई बार क्या है कि मौखिक और लिखित ये प्रश्न पूछ लेते हैं, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें आप लिख लो, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। मौखिक नाम साथ में आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्वनि करना पड़ेगा। ध्वनि सही लिख लिया ने। फिर अगला लिख लो, लिखित भाषा की, लिखित, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है
डैश लगा के लिख लो वर्ण। लिखित भाषा है तब क्या करना है, वर्ण करना है। फिर लिख लो भाषा, भाषा की इकाइयों का उचित क्रम है। भाषा की इकाइयों का उचित क्रम है। उचित क्रम। उचित क्रम क्या है वो देखना है। तो देखो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। हो गया। वर्ण नहीं आए तो यहां ध्वनि आ जाएगा बस। हो गया। दूसरा देखो ये क्या बन जाएगा, शब्द। शब्द अगर नहीं आए तो शब्द ही क्या बनता है, पद। हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, वाक्यांश। वाक्यांश के रूप में पद समूह भी हो सकता है, पद समूह है। ये वाक्यांश है, इसे ही मान लें कि ये पद समूह है या पद बंध, यानी पूरा वाक्य नहीं हो बल्कि वाक्य का अंश हो। उसके बाद में उपवाक्य, और बाद में क्या है, वाक्य। वाक्य से फिर अनुच्छेद या कोई भी रचना निबंध वो बन जाएंगे। मुख्यतः आपको 3 क्रम ध्यान में रखने हैं। वर्ण, वर्णों का सार्थक समूह क्या बनेगा, शब्द। शब्दों का पूर्ण सार्थक समूह क्या बनेगा, वाक्य। तो 3 प्रमुख है, वर्ण, शब्द और वाक्य। ये आरोही क्रम कहलाता है, यानी छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम हो गया ना। तो ये आरोही क्रम है, ये उचित क्रम यही है। ये भाषा की इकाई के बारे में हो गया। इतना तो क्लियर है। एक बार फिर से देख लें कि हमने अब तक जो है वो क्या पढ़ा है, वो हमें देख सकते हैं। तो ये देखिए आप शुरू से देखिए आप कि वर्ण विचार पढ़ रहे थे। तो वर्ण विचार में देखो, मानव मुख से निश्रित वह अखंड ध्वनि जिसका लिपि चिन्ह उपलब्ध हो वर्ण कहलाती है। ऐसी जो इकाई है, यानी ऐसी जो अखंड ध्वनि है उसको ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वो ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। उसके बाद में दूसरी बात देखो विशेषता वर्ण की, कि वर्ण अखंड होता है, वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार हैं, वो कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। मूलतः ध्वनियां होती हैं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो इसका उत्तर है वो कौन सा है, 2 है। इसके बाद हमने पढ़ा था भाषा के मुख्यतः प्रकार या रूप होते हैं। तो कौन से, 2 रूप। 2 रूप कौन कौन से होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रधान रूप किसको कहते हैं, मौखिक रूप को कहते हैं। और लिखित रूप है वो भाषा का गौण रूप है, लेकिन भाषा को स्थायित्व प्रदान लिखित रूप ही करता है। कोई भी भाषा है उसका लिखित रूप है वो उसके साहित्य को सुरक्षित रखता है। साहित्य को सुरक्षित रखने का काम कौन करेगा, लिखित रूप करेगा। इसके बाद में देखो सबसे छोटी इकाई, इकाई के रूप में तो सबसे छोटी इकाई है वो हमें वर्ण करनी है। पहले 2-3 परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा देखो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, क्योंकि वर्ण अकेला है उसका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द जैसे मान लीजिए पुस्तक है, तो पुस्तक के आते ही हमारे दिमाग में उसकी इमेज बनेगी क्योंकि ये सार्थक है। लेकिन द, पे इनका कोई अर्थ नहीं होता, केवल ये वर्ण के नाम ही होते हैं, वो इनका अर्थ है। उसके बाद में देखो कि पूर्ण इकाई है वो क्या है, वाक्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी विचार प्रकट करते हैं या मौखिक अभिव्यक्ति है उसकी पूर्ण इकाई है वो क्या है, वाक्य है। ये हमें मेथड्स में भी जरूरत पड़ेगी कि पूर्ण इकाई के रूप में।
आगे हमें ये शिक्षण विधियां पढ़ेंगे ना, तो शिक्षण विधियां उनमें ये सब बातें आएंगी। कौन सी? कि प्रत्येक विधि में वह जो टीचिंग है यानी शिक्षण है उसकी इकाई क्या होती है, उसकी इकाई के रूप में शिक्षण विधियां पूरी पढ़नी है, इसमें सेकंड ग्रेड में पढ़नी पड़ेंगी। तो ये पूर्ण इकाई है वो वाक्य। हम वाक्य के बिना विचार प्रकट नहीं कर सकते। जैसे मैंने मान लीजिए आकर के ये कह दिया कि विमला, तो विचार प्रकट हो गया क्या? नहीं हुआ ना। हाँ, वो ये है कि मैं ये कहूं कि विमला मेधावी छात्रा है, ये मेरा विचार प्रकट हो गया। किसके बारे में? विमला के बारे में, कि वो प्रतिभाशालिनी है। यही तो मतलब हुआ। वाक्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम अपना पूरा विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे। हो गया? तो ये पूर्ण इकाई के रूप में वाक्य को इसलिए माना जाता है, वाक्य ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई भाषा की होती है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसके बाद में देखो उचित क्रम। ये क्रम भी कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। तो वर्ण या ध्वनि दोनों में से एक ही देंगे। ये नहीं है कि पहले वर्ण दे दिया फिर ध्वनि दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर शब्द और फिर वाक्य। ये तो सामान्य जानकारी होगी जो वर्णों के बारे में हमें चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण ध्वनियां भी दो प्रकार की होती है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ध्वनियां दो प्रकार की क्यों मानी गई हैं? क्योंकि जब भी हमें उच्चारण करते हैं तब कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिनमें अवरोध उत्पन्न होता है, यानी बीच में बाधा उत्पन्न होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बाधा उत्पन्न नहीं होती, वो निर्विघ्न होते हैं। मैं उच्चारण करूंगा जैसे ए, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आई, तो ये क्या है? निर्विघ्न है, ये अबाध है, इसको अबाध कहते हैं। ऐसी ध्वनियां स्वर कही गई। इनके उच्चारण में मुझे किसी भी व्यंजन की या और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं कहूंगा आ, कोई जरूरत नहीं पड़ी। हो गया? दूसरा उच्चारण करूंगा, जैसे मैं उच्चारण करूंगा श, तो श में मुझे क्या करना पड़ा? सांस को रोकना पड़ा, रुकावट पैदा करनी पड़ी, जीवा है उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा, तालु के पास ले जाना पड़ा, यानी अवरोध उत्पन्न हुआ। तो ये ध्वनि है, वो व्यंजन है। ध्वनियां दो प्रकार की हो गई उच्चारण के कारण। एक वो ध्वनि जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है, वो तो है स्वर, और जो बाधित है, सहबाद है, वो क्या है? व्यंजन। ठीक है? तो अब ये दो ध्वनियां हैं, इनमें हमें प्रकार यही पढ़ने हैं। हमारे पाठ्यक्रम में एक स्वर और व्यंजन के प्रकार, यहां से शुरू करते हैं। अब आप लिख लो स्वर, स्वर ध्वनियां, स्वर ध्वनियां, या केवल स्वर लिख लो, प्रश्न वो स्वर के बारे में आएगा। आप राजस्थान बोर्ड की सीनियर की किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको एक स्वर की परिभाषा के रूप में एक पंक्ति मिलेगी, और वो क्या है कि ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। लेकिन कंपटीशन के लिए ये पर्याप्त सूचना नहीं है, बल्कि स्वर के बारे में हमें 3-4 सूचनाएं लेनी पड़ेंगी। ठीक है? तो सबसे पहले लिख लो ये स्वर है, स्वर में 3-4 बातें लिखो। पहली बात लिख लो स्वर की विशेषता के रूप में मान लो चाहे आप। सबसे पहली है स्वर एबाद। ये देखो कोई सा भी शब्द आ सकता है, एबाद, निर्बाध, निर्विघ्न, स्वर एबाद, निर्बाध व निर्विघ्न होता है।
अर्थात स्वर के उच्चारण में मुख वीवर वीवर का अर्थ वैसे बिल होता है। मुख वीवर में किसी प्रकार की बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं होता। बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इस वाक्य को देखिए आप, बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं होता या नहीं होती, कौन सा आएगा? नहीं होता, क्योंकि या अथवा इनका प्रयोग होने पर बाद वाले के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो अवरोध है वो पुल्लिंग है, इसलिए अवरोध होता है और बाधा होती है, तो इसमें क्या आएगा? होता है। दूसरी बात लिख लो, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। इससे आप क्या समझे? स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसमें आगे लिख लो, अर्थात ये स्वतः निश्रित होते हैं, स्वतः निश्रित, स्वतः निश्रित होते हैं। अर्थात, कितना अर्थात लगा सका आप स्पष्ट करने के लिए, अर्थात स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वर के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दो बात हो गई ना। पहली बात क्या है कि स्वर है वो निर्बाध होते हैं, अबाध होते हैं, निर्विघ्न होते हैं, इनमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता। क्या करते समय? उच्चारण करते समय, लिखते समय नहीं, उच्चारण करते समय। दूसरी बात आपको क्या बताई कि स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब है इनके उच्चारण में हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, बल्कि हमें स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण कर सकते हैं। इनके उच्चारण में ये जो उच्चारण करते हैं उसमें हमें ये हेल्प नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि व्यंजन के उच्चारण में लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना। तो ये स्वरों की सहायता, स्वर जो है वो व्यंजनों की सहायता के आकांक्षी नहीं है, ये प्रमुखापेक्षी नहीं है, स्वतः निश्रित है। हो गया। फिर आगे तीसरी बात लिख लो, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर 11 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? अब ये उलझा हुआ है, प्रश्न तो ये भी तो आ सकता है कि जब वर्ण विचार हमारे पाठ्यक्रम में है तो कोई भी बात, ये तो इनिशियल प्रश्न है, तो इसमें स्वरों की संख्या है
एक प्रसिद्ध किताब में आपको मिलेगी कि हिंदी में स्वर 10 होते हैं। हो गया। अब वो 10 को माने या 11 को माने या 12 को माने, कुछ है वो 13 तक पहुंच जाते हैं। हमें ये देखना है कि हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी में कितने होते हैं वो ध्यान में रखने। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब एक बात ये भी हो गई कि मैंने जो कह दिया वही सही होगा या वो सही माना जाएगा, ये कोई बात थोड़ी होती है, बल्कि उसका कोई न कोई हमारे पास ठोस आधार होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं स्क्रिप्ट के अनुसार, यानी 3 आधार है। पहला जो आधार है, पहला आधार है वो तो क्या है, वो तो है राजस्थान बोर्ड की व्याकरण की किताब। उसमें कितने लिख रखे हैं, 11। हो गया। दूसरा आधार है वो है कि पहले, अब नहीं, पहले वाली जो 11वीं की किताब है, उस 11वीं की किताब में भी दूसरे पाठ में दे रखा है वर्णों की संख्या। उसमें स्वर कितने दे रखे हैं, 11। आधार हो गया। एक आधार हम ये अपनाएंगे कि हमारे प्राचीन व्याकरण क्या कहते हैं, जिनकी पुस्तकें वो ऑथेंटिक मानी जाती हैं, साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं। ये बाजारू पुस्तकें हैं, इनको स्वीकार नहीं किया जाता। आपने किसी गाइड में देख लिया और गाइड का आपने क्लू दे दिया, ये तो आपने देखा होगा रीट में, मान थोड़ी लिया उसको, नहीं माना ने। ये प्रश्न जो डिलीट करवाया संज्ञा वाला, L2 में आया था ना, कौन सा, ये संज्ञा जो है ना वो उसमें साहस शब्द, कि साहस है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है या संज्ञा है। तो उसके लिए बहुत सारे क्लू हैं, वो यहां से भी लिए गए, और नालंदा शब्दकोश है उसको आधार बनाया गया, और उसमें साफ लिखा था कि ये भाववाचक संज्ञा है। तो वो तो एक बात हुई कि उसको मानेंगे। लेकिन आप कोई गाइड ले जाए, मैंने गाइड निकाल रखी है कोई भी, प्रेरणा प्रगति जो भी है आजकल बहुत सारी चल रही है, मेरे नाम से निकाल दी पारिक गाइड, ये देखो, जाति को ही बना दिया उसका आधार। तो अब वो जो है वो मान्य नहीं है, उसको, ये बाजारू किताबें होती हैं, इनको मान्यता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि ये संकलन करने में भी इन्होंने पूरी सावधानी नहीं की, मेहनत नहीं की। भाई लेखक तो ये है ही नहीं, इनको हम मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा संकलन करने वाले हैं, यानी अन्य किताबों में मैटर ढूंढ ढांड करके और उसका एक पुलिंदा बना दिया। यो भी ले लिया, यो भी ले लिया, ये अथॉरिटी है ये। ये जो है ना कि कई भाण बेटी हो भाई लहड़ियों है, हाँ बे ही गाइड लहड़ियों है ना बे, कि मन तो यो माँ मन तो यो बेस भी चोखा लागे, यो भी मन दे दे, ठीक है ना, रियो भी मन दे दे, रियो छोरे खातर दे दे, मतलब सारे हैं। तो गाइड वाले ये जो है वो ऐसे हैं। तो वो क्या है कि वो भी ले लिया, दूसरी गाइड में मिला वो भी ले लिया। अब ये सारे के सारे बेकार हैं, यानी हमें चीज कौन सी पढ़नी है, जिसका संबंध परीक्षा से है, वही बात करनी है, वही हमें समझना है। तो ऑथेंटिक आधार इनको नहीं माना जाता, इनका साक्ष्य है वो मान्य नहीं है। सबसे प्रमुख आधार जिसके आधार पर मैं आपको 11 स्वर बता रहा हूं, वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्णमाला की जारी स्क्रिप्ट, और उसमें साफ लिखा है कि स्वर 11 होते हैं। व्यंजनों के समय हम व्यंजनों की चर्चा भी करेंगे, और मैं कुल वर्ण भी आपको बताऊंगा कि कितने मान्य हैं। वो हमारे पास एक आधार हो गया, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज का प्रमाण मानना ही होगा। अगर वो मतलब पूर्णतः असत्य नहीं हुआ या उसमें उसके छपने में कोई त्रुटि हो गई, जैसे मान लीजिए तो किताब में था आपके भी गुणवाचक विशेषण नहीं था क्या किताब में, 8वीं किताब में था ये, हाँ, लेकिन इसको क्यों नहीं माना गया, क्योंकि ये मूलतः तो गलत था ही, ये गलत प्रिंट हुआ इसलिए माना। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो स्वर हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं, और वो 11 स्वर हैं वो कौन से हैं वो लिख लो, स्वर 11, और ये क्रमशः लिख लो, ए आ ई उ ऊ। इस ऊ के बाद में क्या आएगा, री, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में ए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, री आएगा। एक गलती
बोर्ड की व्याकरण में भी आपको मिलेगी। नई किताब बोर्ड वाली है, वो आप देखोगे तो उसमें अंत में री मिलेगा। ये अंत में नहीं होता री, ये तो वही पहली चौपनी में पढ़ा करता आपा, आके अंत में री लिखा हुआ। तो वो तो क्या है कि बच्चे को जैसे लिखने में सबसे तकलीफ है, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? री लिखने में होगी ना, आपको भी तो हो रही है, सभी को होती है, कितनी बार हाथ उठाना पड़ता है, ये हम लिपि में पढ़ेंगे। तो ये देखो री लिखा जना के आपा पहले तो यहाँ करो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी इतना टाइम लगता है। इतने टाइम में इंग्लिश में बड़े से बड़ा शब्द वो लिखा जा सकता है। तो ये हमारी लिपि की कमजोरी होगी, लिपि भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता। कई तो आज तक जो है ना वो इसमें ये समझ ही नहीं पाए कि इसको लिखना कैसे है, यानी वो अपन तो ये ली को ले सकना नहीं है, बेरो को नहीं, कई बार एक लगा दे, कई बार दो, मतलब पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी हमें कॉन्फिडेंटली इसमें लिखना है। लेकिन री है इंपॉर्टेंट, री पर प्रश्न पूछा जाता है। री एक हमारी भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, इसको हम वर्णमाला से आउट नहीं कर सकते। जैसे कि एक प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य ने इसको अलग किया है कि री है वो इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कुल स्वर हैं वो मानने 11 ही, लेकिन 11वां है वो कौन सा माना है अभी आपको बताऊंगा। तो ये देखिए री, उसके बाद में क्या है? ए, फिर आई, फिर ओ, और अंतिम स्वर औ। बारखड़ी में तो हम यहां नहीं रुकते हैं, और भी आगे जाते हैं। अंग ए है, तो ये अंग ए क्या होते हैं? इनको अयोगवा कहते हैं, जिसकी चर्चा हम व्यंजन ध्वनियों में करेंगे। अंग ए है, और ये अयोगवा क्यों है? ये देखो ये 11 तो यहां तक पूरे हो गए हैं, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। अंग और ए है, ये दोनों क्या है? अयोगवा है। इनको अयोगवा क्यों कहा जाता है? इसके दो मतलब लिए जाते हैं। पहला मतलब तो यह है कि अंग हम बोलते हैं तो ङ बोल दिया ना साथ में, इसका मतलब वो तो व्यंजन है और ये स्वर है। तो ये ध्वनियां शुद्ध रूप से न तो स्वर है और न व्यंजन है, यानी किसी का योग नहीं है, ए योग, और फिर भी ध्वनि को वहन करने वाली है वाह है, वाहक है। तो ये भी हम बोलेंगे ए है बोला ना हमने, तो है क्या हो गया? व्यंजन। ए क्या हो गया? स्वर। तो ये पूर्णतः स्वर या पूर्णतः व्यंजन नहीं होने के कारण इनको अयोगवा है कहा जाता है। विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों अयोगवा कहलाते हैं। ये मूलतः व्यंजन ध्वनियां होती है, लेकिन यहां ये अयोगवा है क्योंकि ये अकेली प्रयुक्त नहीं हो सकती। इनको हमें स्वर के साथ में स्वर के योग से ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनुस्वार को एक लोग प्रयोग कर दोगे थे भाई, जैसे कोई ये कह देगी बता यो क्या है, या फिर मान लीजिए कि ये क्या है, पढ़ो इसको। इसलिए पूरे वर्ण भी नहीं है भाई, मैंने जो है वो ये बता दिया कि वर्ण इतने होते हैं और अनुस्वार और विसर्ग हैं, वो ध्वनियां तो हैं, ध्वनियां तो हैं। देखो यहां हमने है बोला, यहां हमने नाक का प्रयोग करके बोला ने कुछ बोला, इसका मतलब ये ध्वनियां तो हैं लेकिन ये वर्ण नहीं है, क्योंकि वर्ण वो होता है जिसका उच्चारण होता हो, इनका स्वतंत्र रूप से कोई उच्चारण नहीं होता, या फिर होता है। इसको पढ़ लो, ये बताओ क्या है? नहीं पढ़ सकते। इसको पढ़ सकते हो आप, पढ़ोगे ना, क्या है? आ, इसका मतलब ये स्वर है, वर्ण है, लेकिन ये नहीं है। तो ये वर्ण नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है? ध्वनियां होती है। ये दोनों में अंतर है। तो जो भी है ये 11 स्वर हमें ध्यान में रखने, क्रमशः ध्यान में रखने। अब अगली बात लिख लो। अगली बात, शुद्ध स्वर, हिंदी वर्णमाला की बात चल रही है। हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वर 10 होते हैं। शुद्ध स्वर कितने हैं? 10 है।
शुद्ध स्वर 10। कुल स्वर कितने लिए थे? 11। इसका मतलब एक स्वर ऐसा है जो शुद्ध नहीं है, और वो कौन सा नहीं है वो इसमें लिख लो। हाँ, री शुद्ध स्वर नहीं है, ये तत्सम स्वर है। संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है, और ये शुद्ध स्वर नहीं है। ये एक ऐसे 11 हो गए। तो ये शुद्ध री है, वो शुद्ध स्वर नहीं है। फिर री के बारे में है क्या, ये भी एक बात है। तो यहां पे नोट लगाई लिख लो, नोट लगाई लिखें, री लिखने में स्वर है, क्योंकि इसकी मात्रा होती है। री लिखने में स्वर है तथा उच्चारण करने में व्यंजन है। उच्चारण करने में व्यंजन है। कहने का मतलब लिखने में स्वर, क्योंकि इसकी मात्रा होती है जैसे स्वर की मात्रा होती है, लेकिन बोलने में इसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन के रूप में बोलेंगे ना, क्योंकि इसका उच्चारण हम पहले की तरह करते नहीं। अब इसका उच्चारण हम ये करते हैं, जो कि रे में ई की मात्रा है। उच्चारण तो यही कर रहे हैं ना हम, तो उच्चारण करने में ये व्यंजन ही है, इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। और लिखने में ये क्या है? स्वर है, क्योंकि इसकी मात्रा होती है। हो गया। अब अगली बात लिख लो। हमारी वर्णमाला यानी हिंदी वर्णमाला में एक आगत स्वर ध्वनि है। आगत स्वर ध्वनि, ये आगत होता है ना, जैसे ये आप सी टेट देते हो, यूपी टेट है जो है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आगत का स्वर, और ये है आ के ऊपर अर्धचंद्र। ये देखिए आप, ये न तो ओ है और न आ है, बल्कि दोनों के बीच की ध्वनि है। ये अंग्रेजी से ली गई है। ये ध्वनि हमने कहां से ली? अंग्रेजी से ली है। इसका प्रयोग हमें अंग्रेजी शब्दों में ही करते हैं। जैसे ये देखिए आप, डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये जो मात्रा लगी है वो इसकी है, ये डॉक्टर। इसकी मात्रा देखेंगे तो मात्रा ये हो जाएगी, ये इसकी मात्रा होगी। इसमें मतलब आ भी नहीं है और ओ भी नहीं है। फिर नोट लगाई लिख लो, ये है आ व ओ के बीच की ध्वनि है। आ व ओ के बीच की ध्वनि है। देवनागरी लिपि में भी हम दोष पढ़ते हैं, तो उसमें यह है कि हमारे पास ए और ओ के लिए गुरु और लघु रूप अलग अलग नहीं है। अंग्रेजी में तो क्या है कि लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड अलग अलग है, लेकिन हमारी लिपि में ऐसा नहीं है। हम जो बोलते हैं वो ओ ही बोलते हैं। अब इसको चाहे लंबा बोल दो और चाहे छोटा बोल दो, ठीक है ना? ये हम क्या बोलेंगे? ओ ही बोलेंगे। जैसे एक तो हम बोलेंगे मोर, यहां ओ लंबा है, हो गया, ये मोर में क्या हुआ? लंबा। दूसरा देखो, मोही, ये काव्य शास्त्र में भी पढ़ते हैं ना, मोही है, उसमें क्या है? लघु वर्ण है, ये गुरु नहीं है। तो एक में तो हमने क्या बोला? जैसे मोर, इसका लंबी साउंड है ओ की, और इसमें साउंड क्या है? शॉर्ट है, छोटी है। तो इसके लिए हमें ये लेना पड़ा। अंग्रेजी के शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ कहीं भी मिलता है, इसका मतलब वो हिंदी संस्कृत का शब्द नहीं है, वो विदेशी है, वो अंग्रेजी भाषा का
शब्द है। ठीक है, ये स्वरों के बारे में 11 स्वर हो गए। 11 स्वर में से 10 हैं वो शुद्ध हैं, री है वो शुद्ध स्वर नहीं है, और री है वो संस्कृत का स्वर है, संस्कृत के शब्दों में प्रयुक्त होता है। तभी हम ये बता सकते हैं कि री का प्रयोग जहां भी होता है वो शब्द तत्सम होता है, ये इसका कारण है। आगत स्वर ध्वनि है वो एक है, ये ओ, ये हमने ले लिया। अब इसमें देख रहे हो आप कि दोनों में कुछ गड़बड़ है। ये देखो, ये दो स्वर है, दोनों का उच्चारण करते हैं तो एक जैसा नहीं होता, एक में समय कम लगता है, एक में अधिक लगता है। तो ये क्या है, ए, दूसरा क्या है, आ। हो गया ना। इसका मतलब स्वर ध्वनियों के भेद होते हैं, भेद का आधार अलग अलग होता है, आधार है वो क्या है, अलग है। तो इसमें आप आगे लिख लो, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। यहां कोष्टक में लिख लो, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कई बार आधार नहीं देते, सीधा देते हैं कि स्वर मुख्यतः होते हैं, स्वरों के प्रकार होते हैं, तो दो करने हमें। स्वर दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन से मानेंगे हम, दो प्रकार मान लेंगे, हर्स्व और दीर्घ। एक तो ये प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार है वो हो गया अनुनासिक और निरनुनासिक। लेकिन प्रकार तो दो ही हुए ना, तो मुख्यतः इसके प्रकार कितने मानने, दो मानने। सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, इसलिए स्पेसिफाई करके पूछेंगे थोड़ा, तो हमें आधार के रूप में लेना पड़ेगा। ये आपको किसी भी व्याकरण में मिलेगा कि स्वर वर्गीकरण के मुख्यतः 5 आधार होते हैं। प्रश्न मान लीजिए डायरेक्ट आ जाए, तब तो आपको आधार कितने मानने, 5 मानने, लेकिन हम आधार पढ़ेंगे 6, क्योंकि छठा भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्गीकरण में पहला आधार है वो आप लिख लो, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर रचना के आधार पर स्वरों के भेद, रचना के आधार पर स्वरों के भेद। ये रचना का मतलब बनावट या संरचना मान लो आप। तो कुछ स्वर हैं वो तो क्या है कि दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं मूल रूप में होते हैं। इसका मतलब है बनावट के दो आधार हो गए। पहला तो क्या हो गया कि अपने मूल रूप में रहते, वो दूसरे स्वरों से मिलकर नहीं बनते, तो वो तो हो गए मूल स्वर। और जो दूसरे से मिलकर बनते हैं उनके लिए 3 शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। एक तो है संधि स्वर, संधि का मतलब मेल, इसका मतलब दो स्वरों से मिलकर बना। दूसरा है वो दीर्घ स्वर, तो दीर्घ का मतलब इनसे बड़ा हो गया, तो बड़ा वो मिलकर के ही तो हुआ है। तीसरी बात है वो कौन सी, संयुक्त स्वर। ये तीनों ही नाम मिलते हैं, तीनों का अलग अलग, हमें इन तीनों में अलग अलग अंतर कर सकें प्रश्न में, इसके लिए जरूरी है कि हम इस प्रकार से पढ़ें। और ये दो भेद हैं वो आप लिख लो, दो भेद हैं वो कौन से हैं, ये मूल स्वर, मूल स्वर है, यहां कोष्टक में लिख लो हर्स्व, ये हर्स्व है। और दूसरा है संधि स्वर, संधि स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर वो तो वो होता है जो किसी से बना नहीं है बल्कि अपने मूल रूप में,
ये मूल स्वर हैं वो हिंदी में 4 होते हैं। ऐसा प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ए, ह्रस्व ई यानी छोटी ई जिसको हम कहते हैं, और छोटा ऊ ये लिख लो, और री। ये 4 हैं वो क्या है? मूल स्वर है। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 4। संधि स्वर हैं वो 7 हैं, लेकिन 7 को हम 2 भागों में बांटेंगे अपनी सुविधा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 संधि स्वर में देखो आप, दीर्घ दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इनमें काफी भ्रांतियां मिलेंगी आपको अलग अलग व्याकरण की किताब में, लेकिन वो सारी दूर हो जाएंगी आपकी। तो दीर्घ स्वर हैं वो 4 हैं। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर हैं वो 4 हैं। ए, आई, ओ और औ। ये संयुक्त स्वर है, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये 11 स्वर है। 11 स्वरों में से 4 मूल स्वर है। री को भी मूल स्वर मानेंगे। आगे का वर्गीकरण है उसमें री को हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि री किसी भी अन्य स्वर का निर्माण नहीं करता, बल्कि ये 3 है वो निर्माण करते हैं। ए भी करता है, ई भी और ऊ भी। क्योंकि ए में हम ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा, या ए में ऊ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसका मतलब ये तो निर्माण करने वाले हैं खुद मूल रूप में। यहां आपको ये याद रखना है कि मूल स्वरों की संख्या हिंदी में होती है 4। ह्रस्व स्वर होते हैं 4, संधि स्वर होते हैं 7, दीर्घ स्वर होते हैं 3 है ना, संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। कई बार है कई किताबों में, और ये बात भी सही है कि दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। 3 न बताकर ये क्या बता देते हैं? 7। वो क्यों होती है वो थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद में फिर पढ़ेंगे। अभी 2 ही मिनट का बस, पानी वानी किसी को पी